हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जेडी आज आप लोगों को जेडी केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोगों को क्लास 11 का जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका पहला चैप्टर जो कि है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री उसी को डिस्कस करने जा रहा हूँ। और आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं ये सारे टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो चलो देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। Development and importance of chemistry, nature of matter, classification of matter, properties of matter and their measurement, uncertainty in measurement and laws of chemical combinations। ये सारे टॉपिक्स मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं डिस्कस करूँगा। तो चलो देख लेते हैं हम लोग एक एक टॉपिक्स। तो पहला हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है। केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट किस चीज़ को लेकर डील करता है कि नहीं। तो chemistry is the science of atoms or ions or molecules and their transformation. The study deals with the composition, structure and properties of matter. It is the study of matter, analyzing its structure, properties and behavior to see what happens when they change in chemical reactions. It is the study of matter and the changes it undergoes and considers both macroscopic as well as macroscopic informations. ये जो तीन डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है इससे क्या समझ में आता है। केमिस्ट्री एक साइंस का ही एक सब्जेक्ट है जो डील करता है छोटा छोटा पार्टिकल्स को लेकर। वो छोटा छोटा पार्टिकल किस चीज़ का है, मैटर का। वो छोटा छोटा पार्टिकल क्या हो सकता है, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, मोलिकुल्स हो सकता है। अभी एटम्स क्या है, मोलिकुल्स क्या है, आयंस क्या है वो हम लोग समझेंगे फर्दर क्लासेस में, ठीक है। वो छोटा छोटा पार्टिकल्स जो बनाता है एक मैटर को कैसे बनाता है ताकि वो मैटर अपना प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर सके, अपना एक स्पेसिफिक बिहेवियर एग्जिबिट कर सके, है कि नहीं। ये सारा चीज़ केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही डील करता है। तो केमिस्ट्री क्या हुआ माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी डील करता है और मैक्रोस्कोपिक लेवल में भी डील करता है कि नहीं। तो वो माइक्रोस्कोपिक लेवल और मैक्रोस्कोपिक लेवल में कुछ चेंजेस वगैरह अगर होता है उस चेंज को भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है उसे डील करता है, उससे लेकर डील करता है। तो ये सारा जो फेनोमेनन है केमिस्ट्री सब्जेक्ट ही डील करता है कि नहीं, ठीक है। तो अभी केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, केमिस्ट्री का शुरुआत कहाँ से हुआ, ये भी हम लोगों को जानना थोड़ा बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो केमिस्ट्री इज़ नॉट ए वेरी ओल्ड सब्जेक्ट। पीपल इन एंशिएंट इंडिया ऑलरेडी हैड द नॉलेज ऑफ सम scientific phenomenon much before the advent of modern science. They applied that knowledge in various walks of life. Chemistry developed mainly in the form of alchemy and electrochemistry during 1300 to 1600 CE. Modern chemistry took shape in the 18th century Europe after a few centuries of alchemical tradition which were introduced in Europe by the Arabs. तो chemistry सदियों से लोग यूज़ करते आ रहे हैं जाने अनजाने में, लेकिन इसका मॉडर्न जो डेवलपमेंट हुआ है वो 18th सेंचुरी से होकर ही हुआ है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये उतना के पीछे जाना हम लोगों के लिए आवश्यक नहीं है, ठीक है। हम लोगों को हिस्ट्री जानना उतना आवश्यक नहीं है। हम लोगों को यहाँ पे क्या पढ़ना है, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स का पढ़ना है, ठीक है। तो ये हम लोगों को ये जान लिए है कि केमिस्ट्री का डेवलपमेंट मेनली 18th सेंचुरी से होकर ही मेजर डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स को। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में, हमारे सोसाइटी में, हमारे जीवन में क्या है इम्पोर्टेंस। क्या हम लोग केमिस्ट्री के बिना चल नहीं सकते या केमिस्ट्री से हम लोग घिरे हुए हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा बहुत जानना हम लोगों के लिए आवश्यक है, ठीक है। The principles of chemistry are applicable in diverse areas such as weather patterns, functioning of brain, operation of computer, production in chemical industries, manufacturing fertilizers, alkalis, acids, salts, dyes, polymers, drugs, soaps, detergents, metals, alloys, etc. and including new materials, ठीक है। केमिस्ट्री का जो एप्लीकेशन है ये डाइवर्स है, यानी कि डाइवर्स है, इसी के वजह से ही केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस बढ़ गया। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे नहीं होता, हर जगह पे होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका केमिकल इंडस्ट्रीज में, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग में, सोप्स मैन्युफैक्चरिंग में, डिटर्जेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में,
मेटल्स मैन्युफैक्चरिंग में, मेटल्स मैन्युफैक्चरिंग तो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग नहीं, वो आपका मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकता है, उसका एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है। एलोज मैन्युफैक्चरिंग में या तो कोई नया एक मटेरियल बना है हम लोग, ठीक है, नया एक पॉलीमर भी हो सकता है, नया एक कवरिंग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें भी केमिस्ट्री का ज़रूरत आता है, जिसके वजह से केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस जो है वो दिन बर दिन बढ़ते ही जा रहा है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन उतना ही ज़्यादा है, जिसके वजह से इम्पोर्टेंस भी उसका लगातार बढ़ रहा है। तो chemistry contributes a big way to the national economy. It plays a major important role in meeting human needs for food, healthcare products and other materials aimed at improving the quality of life. This is exemplified by the large-scale production of variety of fertilizers, improved variety of pesticides and insecticides. Chemistry provides methods for isolation of life-saving drugs from natural sources and makes possible synthesis of such drugs. तो ये जो सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, ये हमारे जो नेशन है, कंट्री है, उसका जो इकोनॉमी है, उसका इकोनॉमी को बढ़ाने में सहायता करता है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए कोई एक नया एक मेडिसिन आविष्कार हुआ, उसका डिस्कवरी हुआ, वो उसका डिस्कवरी कैसे होगा? केमिस्ट्री से ही तो होगा। तो वो अगर मेडिसिन अगर कमर्शियल ट्रायल में या तो उसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट में वो सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, तो वो बाहर कंट्री में उसका अवश्य सेल होगा। उससे क्या होगा? हमारे देश में रेवेन्यू आएगा, जिसके वजह से हमारे देश का इकोनॉमी बढ़ेगा, है कि नहीं? इकोनॉमी बढ़ना मतलब बूस्ट होना, ठीक है। तो ये सारे, ये मान लीजिए मेडिसिन या ड्रग्स में भी हो सकता है, इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स में भी हो सकता है। कोई एक नया मोलिक्यूल डिस्कवर हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारा पेस्ट्स एंड डिजीजेस उसको हम लोग कम्बैट कर सकते हैं। तो बाहर इंटर्न अगर दूसरा कंट्री में उसका अगर सेल होगा, हाँ, उसको वहाँ पे प्रेजेंट किया गया, उसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा दिखाया गया, ठीक है, उससे क्या होगा? उस हमारे देश में उसका रेवेन्यू ये होगा। केमिस्ट्री कुछ मेथड्स भी प्रोवाइड करता है ताकि हम लोग नेचुरल सोर्स से कोई लाइफ सेविंग ड्रग्स को निकालने में सहायता करें, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, एक हमारे नेशन का जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने में सहायता करेगा, क्योंकि उससे अगर एक्सट्रैक्शन हो सके तो उसको हम लोग फर्दर एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन करेंगे, उससे क्या उससे सक्सेसफुल होगा तो उसको कमर्शियल बेसिस पे हम लोग यूज़ करेंगे या तो छोड़ेंगे मार्केट में। उससे क्या होगा? हम लोगों का रेवेन्यू आते रहेगा, जिससे हमारे कंट्री या नेशन का इकोनॉमी बूस्ट होगा, ठीक है। ये तो केमिस्ट्री क्या हुआ? एक सेंट्रल साइंस हुआ। इट गोज थ्रू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ये हमारे जो लाइफ है, हमारे जो जीवन है, उसका हर एक कॉर्नर से होकर केमिस्ट्री सब्जेक्ट गुजरता है। चाहे वो आपका फूड हो या क्लीनर्स हो या एनर्जी हो या ड्रग्स हो या मेटल्स हो, टेक्सटाइल्स, पेपर, हेल्थ, कुछ भी हो, ठीक है, हर कॉर्नर से होकर केमिस्ट्री गुजरता है, ठीक है। अभी हम लोग को देखना है मैटर क्या चीज़ है, क्योंकि मैटर का ही तो छोटा छोटा पार्टिकल, जो कि मैंने पहले ही बोल चुका है कि छोटा छोटा पार्टिकल जो है वो एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस भी हो सकता है। तो मैटर एक्चुअली चीज़ क्या है, उसे तो हम लोगों को जानना जरूरी है कि नहीं? हाँ, तो एनीथिंग व्हिच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एवरीथिंग अराउंड अस, फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, पेंसिल, एयर, वाटर, ऑल लिविंग बीइंग एक्सेट्रा कंपोज्ड ऑफ मैटर। जो भी कोई चीज़ जो अपना मौजूदी, अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए उसका एक मास होता है, ठीक है, वो एक स्पेस लेता है हमारे इस यूनिवर्स में, ठीक है, उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। चाहे वो मिल्क हो, कोक हो, बेल हो, बैलून्स हो, या फिर जो दिया हुआ है मैंने, पेन हो, कुछ भी हो सकता है, जो अपना मौजूदी दिखाने के लिए स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, या तो स्पेस और वॉल्यूम दोनों ऑक्यूपाई करेगा, उसी को हम लोग मैटर कहेंगे, ठीक है। तो मैटर का स्टेट्स किस प्रकार का होता है? मैटर का कितना स्टेट्स होता है? मैटर का बेसिकली 3 स्टेट्स होता है। वो डिपेंड करता है उसमें जो पार्टिकल्स वगैरह है, वो मैंने जो बोला, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकता है, उनका अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर मैटर का
क्लासीफाई किया हुआ है मैटर का स्टेट्स है 3 टाइप्स का। वो 3 स्टेट्स क्या है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड में वो जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। इन लिक्विड they have some distance in between the particles, and in gases the distance between the particles are infinite। ठीक है, उससे क्या समझ में आया कि गैस सॉलिड का जो पार्टिकल्स है वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, वो अपना एक जो पोजीशन है उसी पे वो फिक्स्ड रहेगा। लिक्विड में जो पार्टिकल्स है वो कुछ हद तक मूव कर सकता है। ठीक है, और गैसेस में जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली कहीं भी जा सकता है। ठीक है, ये जो अरेंजमेंट जो मैंने बोला सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया भी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए आप सॉलिड जो है, सॉलिड जो है इसमें देखिए आप पार्टिकल्स वगैरह, ये जो आइस है इसमें क्या होगा, इसमें जो पार्टिकल्स वगैरह है वो बहुत क्लोजली पैक्ड रहेगा। लिक्विड में ये जो वाटर है उसमें थोड़ा डिस्टेंस रहेगा, और इसमें डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा रहेगा। इस अरेंजमेंट की वजह से सॉलिड का डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम रहेगा। ठीक है, और लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम रहेगा, और गैसेस का शेप भी नहीं रहेगा, वॉल्यूम भी नहीं रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया मैटर का 3 स्टेट्स, जो कि होता है बेसिकली ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन देम। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि मिक्सचर और कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, तो कंपाउंड और मिक्सचर का जो पहला डिफरेंस है उसमें क्या कहा गया है? कंपाउंड में कहा गया है कि 2 और मोर एलिमेंट आर कंबाइंड केमिकली, लेकिन मिक्सचर में क्या कहा गया है? दे जस्ट मिक्स टुगेदर। एक कंपाउंड होने के लिए एलिमेंट एक हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है, वो आपस में केमिकली इन्वॉल्वमेंट रहेगा, उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगा या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ केमिस्ट्री इन्वॉल्व रहेगा। लेकिन मिक्सचर में ऐसा कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं रहेगा, उसमें वो 2 या 3 कुछ भी सब्सटेंस ऐसे हम लोग मिला सकते हैं जिससे वो मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, जिसके वजह से कंपाउंड में फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स रहता है और मिक्सचर में कोई फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स नहीं रहता है। ठीक है, और मिक्सचर में कंपाउंड में कोई भी जो एलिमेंट्स रहेगा उसके वजह से उसमें एक डेफिनेट फार्मूला एग्जिबिट करेगा, और मिक्सचर का कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं रहेगा। मान लीजिए एक एग्जांपल, आप HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स क्या है? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है कि नहीं? तो वो हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है ये एक फिक्स्ड रेशियो में आपस में इन्वॉल्व होंगे, जिसके वजह से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन और ऑक्सीजन का एक फिक्स्ड रेशियो रहेगा, जिसके बदौलत ठीक है उसमें एक फॉर्मूला आएगा, वो फार्मूला एग्जिबिट करेगा। ठीक है, लेकिन मिक्सचर पे क्या होगा? मिक्सचर में कोई ऐसा कोई डेफिनिट कोई आपका मिक्सिंग करने का कोई डेफिनेट रूल्स या प्रोटोकॉल्स नहीं है। आप जिस किसी तरह से कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट को मिक्स कर सकते हैं, जिसके वजह से कोई फार्मूला एग्जिबिट नहीं करता है, कोई रेशियो भी एग्जिबिट नहीं करता है। रेशियो एग्जिबिट नहीं करता मतलब फार्मूला एग्जिबिट नहीं कर रहा। ठीक है, जिसके वजह से वो पार्टिकुलर जो कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा भाया कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, दे विल एग्जिबिट definite melting and boiling point, whereas in case of mixture they will not exhibit definite melting and boiling point। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और मेजरमेंट की तरफ। अभी जो मैटर हम लोगों ने समझा है
क्या चीज़ है मैटर। ठीक है, क्या समझा? कोई भी चीज़ जो स्पेस और वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग मैटर कहेंगे। अभी मैटर का प्रॉपर्टीज़ को भी हम लोगों को जानना ज़रूरी है। प्रॉपर्टीज़ अगर जानेंगे तो उसका मेजरमेंट भी करना ज़रूरी है। ठीक है कि नहीं? तो मैटर का प्रॉपर्टीज़ दो टाइप का होता है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। जिसके वजह से मैंने लिखा है एवरी सब्सटेंस हैज यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। Physical properties can be measured or observed without changing the identity or composition, whereas the study of chemical properties involve chemical reactions. Physical properties such as length, volume, density, etc. are quantitative in nature, so physical properties are also called physical quantities. Qualitative in nature, तो physical properties जैसे कि एग्जाम्पल आपका हो गया लेंथ, वॉल्यूम, मास, डेंसिटी, सभी तो क्वांटिटेटिव इन नेचर है। उसको मेजरमेंट हम लोग करते हैं, फ्रीक्वेंट हम मेजरमेंट करते हैं, देखते हैं उसका लंबाई, उसका चौड़ाई, या मान लीजिए उसका वॉल्यूम, उसका डेंसिटी, ये सब हम लोग कि क्या करते हैं, उसको मेज़र करते हैं, देख के मेज़र कर सकते हैं, उसको हम ऑब्जर्व करके मेज़र कर सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज उसको हम देख के मेज़र नहीं कर सकते। वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसमें क्या पार्टिकल्स है, किस टाइप का पार्टिकल्स है, आयंस है या मॉलिक्यूल, उसको देख के हम लोग नहीं बोल सकते। ठीक है, तो उसमें केमिकल रिएक्शंस हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ भी बोल सकते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है या तो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो दो पार्ट में उसको क्लासीफाई किया गया, उसको दो पार्ट में भाग किया गया है। वो क्या है? एक नंबर और एक यूनिट। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल आपका 2 किलोग्राम, 2 जो हो गया आपका, ये हो गया नंबर, और ये किलोग्राम जो हो गया ये आपका यूनिट हो गया। समझ में आया? तो ये जो दोनों पार्ट है, ये क्या हुआ? ये फिजिकल क्वांटिटी का ही पार्ट है। क्वांटिटी का ही पार्ट है ये, है कि नहीं? तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी, है कि नहीं? अभी जो यूनिट जो मैंने बोला उसको हम लोगों ने फिर से डिवाइड कर दिया है दो पार्ट में। वो दो पार्ट क्या है आपका? फंडामेंटल और बेस यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। समझ में आया? ठीक है, अभी हम लोग चलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ। ये एक सिस्टम है जिससे हम लोगों को फर्दर कुछ यूनिट्स जो हम लोगों ने बोला कि डिराइव्ड यूनिट जो बोला, उसे निकलने में सहायता करता है। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो आपके या आपको 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिजिकल क्वांटिटीज़ को बेस में रखते हुए दूसरा फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिराइव किया है। उन्होंने जैसे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ने 7 फिजिकल क्वांटिटीज, वो है आपका लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी को बेस यूनिट पकड़ा है। ये 7 जो फिजिकल क्वांटिटीज है ये सबको बेस यूनिट्स पकड़ा है। ठीक है, उनका सिंबल भी इन्होंने असाइन किया है, आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये लेंथ, मास, टाइम एक्सेट्रा देख सकते हैं, सिंबल असाइन किया है। और ये साइड में आप देखिए उन सबका यूनिट्स भी बोला है। लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ठीक है, फिर उन सब यूनिट्स का भी इन्होंने सिंबल असाइन किया है। ये एक सिस्टम है, जो सिस्टम ने ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेन प्राइमरी सोर्स समझकर दूसरा जो यूनिट से हम लोग उसको डिराइव कर सकेंगे। ठीक है, उसे मेज़र रखते हुए। ठीक है, दूसरा जो यूनिट जो मैंने बोला है डिराइव यूनिट, वो डिराइव यूनिट कहाँ से आता है? वो आता है आपका फंडामेंटल या तो बेस यूनिट से। ये जो यूनिट्स है, ये 7 जो यूनिट्स मैंने बोला है यहाँ पे, ये बेस यूनिट्स या तो फंडामेंटल यूनिट्स या तो प्राइमरी यूनिट्स भी आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं प्रीफिक्सेस की तरफ। प्रीफिक्सेस ये क्या है? SI यूनिट ऑफ सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर आइदर टू स्मॉल और टू लार्ज टू चेंज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दे आर
expressed using prefixes before the base units. कुछ न्यूमेरिकल क्वांटिटीज, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, उन सब का वैल्यूज अगर बहुत बड़ा आ गया, बहुत लार्ज आ गया, तब उसे शॉर्ट में एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो एसआई यूनिट जो है, जो हम लोगों ने पहले बोला है 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो यूनिट्स है, उन सब के लेफ्ट साइड में हम लोग कुछ प्रीफिक्सेस लगा देते हैं ताकि वो जो न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन होगा वो शॉर्ट हो जाए। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल आपको मान लीजिए 2000 ग्राम, ठीक है, 2000 ग्राम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻³ ग्राम। ठीक है, ये 10⁻³ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेबल में देख लीजिए आप लोग, 10⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, किलो लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि सिंबल के, तो 2 × K × G यानी कि 2 kg। ठीक है, ये छोटा एग्जाम्पल मैंने दिखा, ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स, ये तो हम लोग जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आप लोगों के साथ ऐसे ही मुलाकात होते रहेगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए 0.2 मीटर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/10 मीटर लिख सकते हैं, या तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻⁻1 मीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10⁻⁻1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए डेसी, या इसका सिंबल क्या है, डी, यानी कि 2 डेसीमीटर, 2 dm। समझ में आया? तो ऐसा, ये तो मैंने एक छोटा एग्जांपल दिखाया, ऐसा बहुत सारा ऐसे एग्जांपल्स, या तो फिजिकल क्वांटिटीज़ आप लोगों के साथ मुलाकात होगा, जिसको अभी आप लोग उसे शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे यूजिंग प्रीफिक्सेस। तो ये जो प्रीफिक्सेस हम लोगों ने लगाया वो कहाँ लगाया, ये देखिए आप, ये हो गया आपका एसआई यूनिट, जो 7 फिजिकल यूनिट जो मैंने बोला पहले यहाँ से, उसके लेफ्ट साइड में हम लोगों ने ये प्रीफिक्सेस लगाया है। ठीक है, समझ में आया? तो चलो अभी हम लोग कुछ कॉमनली यूज्ड फिजिकल क्वांटिटीज या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। तो पहला क्या है, मास और वेट। मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, while weight is the force exerted by gravity on an object. The mass of a substance is constant, whereas its weight may vary from one place to another due to change in gravity. तो इससे क्या पता चलता है कि mass is a constant quantity, whereas weight is a variable quantity. तो मास क्या हम लोगों को समझाता है, मास हम लोगों को ये समझाता है कि कोई भी एक मैटर में उसका इनसाइड मटेरियल कितना है, उसके इनसाइड में, उसके भीतर पे, उसके अंदर कितना सामान मौजूद है। लेकिन वेट क्या समझाता है, वेट ये समझाता है कि जो फोर्स से एक ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। मान लीजिए एक सब्सटेंस अर्थ में, उसका वेट जो रहेगा उसका मून में उतना वेट नहीं रहेगा, क्योंकि अर्थ में जो ग्रेविटी है मून में उतना ग्रेविटी नहीं है, जिसके वजह से उसका वेट अर्थ में जो रहेगा वो डिफर करेगा मून से। ठीक है, जिसके वजह से वेट इज ए वेरिएबल क्वांटिटी, वायरस मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लोग मेज़र करना या तो मास मेज़र करना, ये हम लोग कैसे कहते हैं, कुछ एनालिटिकल बैलेंसेस से। देखिए आप लोग स्लाइड में ये सारे एनालिटिकल बैलेंसेस है, जिसे कॉमनली यूज्ड इन लैबोरेटरी फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एनी सब्सटेंसेस। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वॉल्यूम के तरफ। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय ए सब्सटेंस। इन लैबोरेटरी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स और सॉल्यूशन can be measured by graduated cylinder, burette, pipette, etc. A volumetric flask is used to prepare a known volume of solution.
तो वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ये स्पेस, कोई सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग क्या करेंगे, क्या कहेंगे? वॉल्यूम कहेंगे। वॉल्यूम को हम लोग लेबोरेटरी में कैसे मेज़र करते हैं? बुलेट से, पिपेट से, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क से, कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। ये सब, ये जो आपका एक सिलेंडर हो गया, एक मेजरिंग सिलेंडर जो ग्रेजुएटेड है, इसे उसमें मार्किंग्स दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्रेजुएशंस। ये हो गया आपका एक पिपेट, ये हो गया आपका एक बुलेट। दीज आर सम वॉल्यूमेट्रिक ग्लासवेयर्स। ये आपका हो गया कोनिकल फ्लास्क, ठीक है। तो ये वॉल्यूम जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है नहीं? मास एंड वेट ये भी फिजिकल क्वांटिटी है। और एक फिजिकल क्वांटिटी है क्या? डेंसिटी। ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। डेंसिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है? वो पर यूनिट वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, 1 मीटर क्यूब भी हो सकता है, 1 किलोमीटर क्यूब भी हो सकता है, लेकिन यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए। यूनिट वॉल्यूम मीन्स 1। तो इसको हम लोगों ने क्या बोला? डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोला। क्यों बोला? देखिए आप, क्योंकि मास को हम लोग क्या लिख, डेंसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास बाई वॉल्यूम, है कि नहीं? मास को हम लोग क्या लिख सकते हैं? केजी, है कि नहीं? वॉल्यूम को लेंथ क्यूब। लेंथ क्यूब मतलब आपका हो गया मीटर क्यूब। उसका यूनिट क्या आया? केजी पर मीटर क्यूब, है कि नहीं? तो ये हो गया कि आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? यहाँ पे देखिए आप, इट इज़ ए SI यूनिट इन्वॉल्विंग बेस फिजिकल प्रॉपर्टी। वो जो 7 फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने पहले बोला था उसका यूज़ हुआ, फिर ये भी बेस फिजिकल क्वांटिटी यूज हुआ। वो जो सात फिजिकल क्वांटिटी बोला था उसी से होकर या तो उसी को लेकर हम लोगों ने ये डेंसिटी जो टर्म है फिजिकल क्वांटिटी उसको डिफाइन किया, है कि नहीं? तो इट इज़ ए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अभी नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है? कोई भी एक सब्सटेंस का गर्मियाँ, उसमें गर्मी कितना है या ठंडक कितना है, उसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम लोग जनरली ये 3 स्केल्स यूज़ करते हैं। कौन सा क्या स्केल है आपका? वो केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। तो सेल्सियस स्केल में वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 100, और उसमें कितना है? केल्विन स्केल में 373.15 और फ़ारेनहाइट में 212। और फ्रीजिंग पॉइंट in case of Celsius scale it is 0, whereas in case of Fahrenheit scale it is 32 degree, whereas in case of Kelvin scale it is 273.15। तो ये 3 स्केल से, ये 3 स्केल जनरली यूज्ड होता है आपका कोई भी एक मैटर का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ रिलेशन है जिससे हम लोग डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस तक जा सकते हैं, या तो डिग्री सेंटीग्रेड पे जा सकते हैं, या तो डिग्री केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जा सकते हैं, सॉरी डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में जा सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। और पहले जो मैंने बोला डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जा सकते हैं, या तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जा सकते हैं पहले रिलेशन से। और ये रिलेशन क्या कहता है? सेल्सियस स्केल से या तो डिग्री सेल्सियस से हम लोग केल्विन में जा सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग जब केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्लास 11 में हो या क्लास 12 में हो, और फर्दर जो स्टडी करेंगे हम लोग हायर क्लासेस में, तब बहुत सारा नंबर्स हम लोगों के सामने आएगा। उन सबको वो सारा नंबर्स कुछ बड़ा भी हो सकता है, कुछ छोटा भी हो सकता है। ऐसा बड़ा कि उसको लिखने में आप हैरान भी हो सकते हैं, ठीक है। इतना छोटा भी हो सकता है, उसे भी लिखने में आप हैरान भी हो सकते हैं। वो सारे जो नंबर्स है वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, उनको आसान भाषा में या तो आसानी से रिप्रेजेंट करने में
हाँ, हम लोग जो कुछ सिस्टम फॉलो करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। वो जो उसे बड़ा बड़ा नंबर, उसमें कुछ अनसर्टेनिटी छुपा रहेगा, ठीक है, उस अनसर्टेनिटी को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन यूज़ करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला है, मेनी अ टाइम इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वन हैज़ टू डील विद द एक्सपेरिमेंटल डाटा एज वेल एज theoretical calculations. There are meaningful ways to handle the number conveniently and present the data realistically with certainty to extent possible. This problem has been solved by using scientific notation represented in the form capital N into 10 to the power small n, where small n is the exponent having positive or negative values, where capital N is a number called digit term which varies in between 1 and 9.999। ठीक है, तो जैसे मैंने पहला बोला कुछ बड़ा बड़ा नंबर, जैसे कि मान लीजिए 60230000000 और भी जीरो लगा दीजिए, इसको आप ये सब जो बड़ा बड़ा नंबर है उसको आप लिखने में भी तो परेशानी आता है कि नहीं, उसको छोटा फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें। ऐसा जो दिक्कतें हम लोगों के सामने आया है या आते रहेंगे, उसे हम लोग सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करेंगे या कुछ रूल्स फॉलो करेंगे। वो रूल्स क्या है, वो साइंटिफिक नोटेशन है, ये है, ठीक है। ये एन जो रहेगा उसका वैल्यू रहेगा 1 से लेकर 9.99 तक, और इसका वैल्यू कुछ भी रह सकता है, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू भी रह सकता है। तो अभी इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। देखिए यहाँ से गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो अभी क्या लिख सकते हैं, 6.023 इंटू 10 to the power 15, शॉर्ट हो गया है कि नहीं। तो ये हो गया क्या आपका कैपिटल एन, ये हो गया आपका स्मॉल एन, ये हुआ कि नहीं, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में। दिस इज व्हाट कॉल्ड योर साइंटिफिक नोटेशन। समझ में आया, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में अब हम लोगों ने ये लिखा है, हम लोगों ने कैपिटल एन का जो वैल्यू लिखा है, क्या लिखा है, 6.023। तो मान लीजिए हम लोगों को रखना है 6.02 तक, बाकी जो 3 है उसको छोड़ना है। तो क्या ऐसे ही हम लोग छोड़ देंगे, नहीं ना, उसे भी छोड़ने के लिए या तो माइनस करने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल्स क्या है, वो रूल्स है सिलेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसे अगर रखेंगे, उसे अगर छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, इसका मतलब क्या हो, ये सारे जो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट है, उसे हम लोगों को रखना है विथ श्योरिटी, उसको छोड़ना है। मीन्स दिस 3 इज अनसर्टेन या तो नॉन सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट रूल्स का सिग्निफिकेंट नंबर्स जो है उसका कुछ रूल्स हम लोग पढ़ते हैं। Every experimental measurement has some amount of uncertainty associated with it because of the limitation of measuring instrument and the skill of person making the measurement. The uncertainty in experimental or the calculated value is indicated by mentioning the number of significant figure. Uncertainty तो रह गई, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, वहाँ पे मान लीजिए 6.02 तक लिखना है, 3 को छोड़ना है कुछ सर्टेनिटी लाने के लिए। तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स का सहायता लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो अनसर्टेनिटी इन एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड वैल्यू इंडिकेटेड बाय मेंशनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। वो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उस सिग्निफिकेंट फिगर्स को मेंशन करना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्चुअली है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मीनिंगफुल डिजिट्स व्हिच आर नोन विद सर्टेनिटी, उसे श्योरिटी से उसे हम लोगों को समझा जाता है। +1 which is estimated or uncertain. There are certain rules for determining the number of significant figures. तो significant figures को सिलेक्शन करने के लिए कुछ रूल्स है, ठीक है। कुछ रूल्स को मानते हुए हम लोग significant figures का सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। वो रूल्स क्या है, देखिए पहला रूल क्या कहता है,
और नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितना भी नॉन जीरो डिजिट्स रहेगा वो सारे क्या है, सिग्निफिकेंट्स है। मान लीजिए आपका एक एग्जांपल 2.3546, यहाँ पे कोई जीरो है क्या, नहीं है। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है आपका 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जीरोस प्रेसिडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। एज फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए 0.324, 0.0036, ये जो दो टर्म है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, 3 है, इसमें कितना है, 2 है। क्यों? एज पर रूल नंबर 2, जीरोस प्रेजेंट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। पहला जो नॉन जीरो डिजिट है इससे पहले जो जीरो रहेगा, चाहे वो डेसिमल से आगे हो, ठीक है, वो नॉन सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे डेसिमल के बाद ही है, लेकिन नॉन जीरो डिजिट से पहले है, नॉन सिग्निफिकेंट। इसका मतलब यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है और यहाँ पे कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये रूल का एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। 2.304, 2.004, ठीक है। तो इसमें क्या बोला कि जीरोस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट है और ये जो जीरो है सिग्निफिकेंट है, जिसके वजह से इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है आपका 4 है और इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है आपका 4 है। समझ में आया? ठीक है, चाहे ये भी हो सकता है 2.03056, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, ये भी देखिए आप लोग। जीरो जो है ये नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन है, उसके बीच में है। ये जो जीरो है इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं आपका 6, ठीक है नहीं? ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जीरोस एट द एंड of right of a number are significant provided they are on the right side of the decimal point। ये रूल का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 0.300, ठीक है, 243.0, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल में देखिए, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 3 है, क्योंकि एज पर रूल these two zeros are significant। क्या बोला, zeros at the end of right of a number, ये राइट में है कि नहीं, ये नंबर का राइट साइड में है, ये दोनों जीरो, जिसके वजह से ये 2 जीरो आपका सिग्निफिकेंट हो। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना हो, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो। फिर इस पे देखिए राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट और राइट ऑफ द नंबर, है कि नहीं। तो कुल मिला के इसमें भी कितना हुआ, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हुआ, ठीक है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल ये बोलता है कि एग्जैक्ट नंबर हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जैसे कि मान लीजिए मैं 25, ये जो नंबर को मैं किस तरह लिख सकता हूँ या किस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं हम लोग 25.0। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है 3 है, क्योंकि जीरोस एट द एंड ऑफ राइट ऑफ ए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, ये जीरो सिग्निफिकेंट है और ये दोनों जीरो तो एज पर रूल नंबर 1 दे आर सिग्निफिकेंट। इसमें कितना हुआ आपका 3 सिग्निफिकेंट हो। फिर इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हुआ 5। इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना हुआ आपका 7, ठीक है। इससे क्या पता चले कि एग्जैक्ट नंबर में हम लोग डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो लगा सकते हैं। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो लगा सकते हैं तो इनफाइनाइट नंबर भी सिग्निफिकेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी होगा। जिसके लिए ये रूल जो लास्ट रूल है इसमें कहा गया कि
exact number has infinite number of significant figures। तो अभी हम लोगों ने जो significant figures को पढ़ा है और scientific notations को भी हम लोगों ने पढ़ा है, उससे लेकर कुछ calculations, कुछ operations हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो सिग्निफिकेंट फिगर्स और साइंटिफिक नोटेशंस को जो पढ़ा है, उससे लेकर हम लोग कुछ ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशंस यानी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। उसमें भी कुछ रूल्स लागू होता है। वो रूल्स क्या क्या है, चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं और कुछ ऑपरेशंस भी करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन the result should be reported after the same number of decimal places as are present in the term having least number of decimal places। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, 7.23 प्लस 2.1 प्लस 0.312, इसका फाइनल आंसर क्या आता है आपका 9.642। तो इस पे हम लोग उसको जो फाइनली एक्सप्रेस करेंगे तब उसका आंसर आएगा 9.6। क्यों? क्योंकि ये तीनों टर्म में से ये टर्म में से इसमें ये जो टर्म है इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर कितना है, 2 है। इसमें कितना है, 3 है। इसमें कितना है, 3 है। लोएस्ट किसमें है, 2। तो रूल क्या कहता है, जिसमें लोएस्ट हैविंग द लीस्ट, सॉरी रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है, डेसिमल प्लेसेस के बाद, हाँ, जिसमें लोएस्ट डिजिट रहेगा, डेसिमल प्लेस के बाद जिसमें लोएस्ट डिजिट रहेगा। आफ्टर डेसिमल प्लेस इसमें कितना है, 2 है। इसमें कितना है, 3 है। और इसमें कितना है, आफ्टर डेसिमल प्लेसेस 1 है। पहले जो मैंने बोला था उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मैंने बोला था, लेकिन रूल ये कहता है आफ्टर डेसिमल प्लेसेस में जिसमें लोएस्ट नंबर ऑफ डिजिट रहेगा उसी को ही पकड़ के हम लोगों को फाइनल आंसर एक्सप्रेस करना है। तो ये जो मिडिल वाला टर्म है इसमें आफ्टर डेसिमल प्लेसेस कितना डिजिट है, 1 है, जिसके वजह से हम लोगों को आंसर रखना पड़ेगा 9.6 तक। बाकी जो 2 डिजिट है उसे हम लोग छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसे जो छोड़ते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं, राउंड ऑफ कहते हैं। वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। अभी चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल लागू होता है, द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड आफ्टर द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर प्रेजेंट इन द टर्म हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिया मैंने, 5.1028 इंटू 1.30। इसका फाइनल आंसर क्या आता है आपका 6.63364। इसमें आता है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स का कॉन्सेप्ट। पहले उसमें क्या आया था, नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, है कि नहीं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट वो रूल लागू होता है। और इस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो टर्म में लोएस्ट होगा, हाँ, उस लोएस्ट टर्म में ही फाइनल आंसर को प्रेजेंट करना है। तो ये जो दोनों टर्म है और ये जो टर्म है, इन दोनों में से किस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कम है, लोएस्ट है। इसमें 3 है, सॉरी इसमें 3 है और इसमें क्या है, 5 है। तो आंसर किस में एक्सप्रेस करना है, आंसर 3 में एक्सप्रेस करना है, यानी कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में उसे रखना है, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर 6.63, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो बाकी जो हम लोगों ने ये जो 3 डिजिट को छोड़ दिया उसे क्या कहते हैं, उस सिस्टम को कहते हैं राउंडिंग ऑफ करना या तो राउंड ऑफ करना, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, राउंड ऑफ कहते हैं। और जो राउंड ऑफ मतलब जिससे हम लोग छोड़ देते हैं उसे राउंड ऑफ करते हैं, और जिससे रखते हैं उसको क्या कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं, ठीक है।
तो वो कैसे करते हैं, कुछ रूल्स देखते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन ऐड 1 टू द लास्ट डिजिट टू बी रिटेन्ड एंड ड्रॉप ऑल डिजिट्स फर्दर टू द राइट। मान लीजिए एक एग्जाम्पल 6.027, ठीक है। अभी हम लोगों को यहाँ तक करना है, ठीक है, राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ यहाँ तक करना है, उसे छोड़ना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एज पर दिस रूल 6.03 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 से बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज लेस देन 5 देन सिंपली ड्रॉप इट विदाउट एडिंग एनी नंबर टू द लास्ट डिजिट। अभी मान लीजिए कोई डिजिट कोई नंबर ऐसा हो 6.024, ठीक है, वो 5 से छोटा है। अभी क्या करेंगे, हम लोग को यहाँ तक रखना है, तो उसे हम लोग ऐसे ही माइनस कर देंगे, तो उसका आंसर 6.02 हो जाएगा, ठीक है। तब उसे उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, जैसा है उसे ऐसे छोड़ देंगे, जिसको छोड़ना है उसे छोड़ दीजिए और बाकी सब नंबर को या डिजिट्स को ऐसे लिख दीजिए, तो वो हो जाएगा, ठीक है। जो रखना है रख लेंगे, उसे छोड़ना है छोड़ देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट रूल क्या रहेगा, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज एग्जैक्टली 5। अभी आपको ऐसा है, आपका स्थिति ये तो आपका कंडीशन ऐसा है, जिसको छोड़ना है अभी इसको छोड़ना है, या तो ऐसा भी हो सकता है 6.035 ऐसा हुआ। अभी क्या करेंगे, आपको लिखना है यहाँ तक, इसमें भी आपको लिखना है यहाँ तक, 5 को छोड़ना है, 5 को छोड़ना है, दोनों केस में, ठीक है। तब अभी क्या एक्सप्रेस करेंगे, देखिए 2 रूल है यहाँ पे। इफ द डिजिट टू बी रिटेन इज इवन देन जस्ट ड्रॉप 5। यहाँ तक रखना है, लेकिन ये जो डिजिट को रखना है ये अगर इवन हुआ तो इसे जस्ट सिंपली छोड़ देना, तब फाइनल आंसर क्या होगा आपका 6.02 हो जाएगा। अगर इसके बदले अगर 3 होता है, 3 हो रहा है जैसे कि ये टर्म में, तब उसे जब छोड़ेंगे तो उससे 3 को हम लोग क्या करेंगे, 4 कर देंगे, 6.04 कर देंगे। मतलब अगर इवन हुआ तो उसे जैसे का तैसे रखना है, अगर ओड है उसे जिसे रखना है उससे एक डिजिट बढ़ा देंगे, मतलब 3 हुआ तो उसे 4 कर देंगे। समझ में आया, ठीक है। तो अभी हम लोग धीरे धीरे करके केमिस्ट्री में घुसने जा रहे हैं, प्योरली केमिस्ट्री में घुसने जा रहे हैं, जहाँ हम लोग कुछ लॉज पढ़ेंगे। वो लॉज क्या है, केमिकल लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, ठीक है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोग कुछ लॉज पढ़ेंगे। वो लॉज क्या क्या है चलिए हम लोग देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, गैलुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम एंड लास्टली एवोगाड्रोस लॉ। ये 5 लॉज हम लोग पढ़ेंगे, जिसके बदौलत एक कंपाउंड या बहुत सारे कंपाउंड्स अपने फॉर्मेशन होता है भाया कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो चलो पहला लॉ हम लोग देखते हैं। पहला लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। इन अदर वर्ड्स मैटर कैन neither be created nor be destroyed during any physical or chemical change। ये लॉ ये कहता है कि कोई अगर एक रिएक्शन हुआ, मान लीजिए A प्लस बी रिएक्ट करके आपको किया C, A प्लस बी रिएक्शन किया आपको दिया प्रोडक्ट C, तो C का जो मास होगा, ठीक है, कोई भी एक मास, और A प्लस बी का जो इनिशियली मास था मान लीजिए X, ठीक है, C का मास उतना ही आएगा जिस, तो एज पर रूल, ठीक है, तो मतलब रिएक्टेंट का जो मास था प्रोडक्ट का मास वही आएगा। तो इसमें क्या हुआ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ, मतलब मास कंजर्व रहा, मास का डिफरेंसेस नहीं आएगा भी नहीं,
ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। ये जो जेंटलमैन है लैंडलॉर्ड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को एक एच शेप ट्यूब में रखा, जिसका 2 लिम्ब है, एक लिम्ब में NaCl रखा और एक लिम्ब में सिल्वर नाइट्रेट को रखा, जिसको उन्होंने आपस में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद आप देखिए क्या फॉर्मेशन हुआ, सिल्वर क्लोराइड फॉर्मेशन हुआ और सोडियम नाइट्रेट फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट का जो मास था पहला इन्होंने मेज़र किया था, देखा उन्होंने कि ये जो अरेंजमेंट एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो तैयार हुआ उसका मास भी सेम रहा। इससे क्या पता चला कि मास कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग एनी केमिकल चेंज। ठीक है, मास कांस्टेंट रहता है मतलब मास कंजर्व रहता है, जिससे क्या पता चलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हुआ। ठीक है, तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ जो कि है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन, ये क्या कहता है? ये कहता है कि ए प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स combined together in the same definite proportion by weight. Carbon dioxide obtained by burning candle or coal and carbon dioxide obtained by heating calcium carbonate contains carbon and oxygen in the ratio 3:8 by weight. ठीक है, तो ये लो ये कहता है कोई भी 2 या 3 एलिमेंट कंबाइन करके अगर एक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो कंपाउंड का सोर्स कहीं से भी हो, वो कंपाउंड का सोर्स जो भी सिस्टम से हो या जो भी सोर्स से हो, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स रहेगा उसका रेशियो कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्टेन बाय बर्निंग कैंडल और कोल, कोयला जो रहता है उसे अगर बार्न करके जो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है CO2 जो मिलता है, और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसे अगर हम लोग हीट करेंगे हम लोगों को क्या मिलता है, CaO प्लस CO2 मिलता है। ठीक है, इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा 3:8, इसमें भी 3:8 ही रहेगा। ठीक है, यही बोला है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा बाय वेट सेम रहेगा। तो इससे क्या पता चला कि उसका जो प्रोपोर्शन है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, वो सेम रहेगा इन कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे वो जिस किसी सोर्स से भी आया है। ठीक है, लेकिन उसका कुछ लिमिटेशन है। यहाँ पे मैंने जो कार्बन डाइऑक्साइड को जो मैंने बोला है उसमें कार्बन का मास हम लोगों ने क्या पकड़ा 12 और ऑक्सीजन का मास हम लोगों ने क्या पकड़ा 16 × 2 32। अगर वो कार्बन 12 ना हो के अगर कार्बन 14 होता तो क्या 3:8 रहता? नहीं ना। इसका मतलब क्या हुआ, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ आइसोटॉपिक एलिमेंट। तब क्या होता है, एलिमेंट कंबाइन तो हो जाता लेकिन कंपाउंड दूसरा फॉर्मेशन करता। अगर कार्बन 12 अगर कंबाइन करता तो एक कंपाउंड होता, अगर कार्बन 14 अगर कंबाइन करता दूसरा कंपाउंड होता। तो दूसरा कंपाउंड अगर होता तो उसमें आपका 3:8 रेशियो जो इसमें आता है, इसमें इसके लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसके वजह से मैंने बोला है जो लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट कंपोजिशन ये एप्लीकेबल नहीं होता है इन केस ऑफ आइसोटोपिक एलिमेंट्स। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। ये लॉ क्या कहता है, इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म more than one compound, the mass of one element that combined with the mass of other element are in the ratio of small whole numbers. ये लॉ कहता है कि कोई भी 2 एलिमेंट अगर कंबाइन करके
एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, तब किसी एक को अगर हम लोग फिक्स्ड रख के, मतलब उसका मास को फिक्स्ड रखते हैं, तब दूसरा का जो मास का जो रेशियो रहेगा वो एक सिंपल होल नंबर में एक्सप्रेस होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे वाटर और ऑक्सीजन, वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट दोनों में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का मास हम लोगों ने यहाँ पे फिक्स्ड रखा और देखा कि इसमें ऑक्सीजन का मास यहाँ पे आया 16 और इसमें आया 32। कैसा है 32, मतलब H2O2 था 16 to 32, तो इसमें रेशियो क्या एग्जिबिट हो रहा है, 1:2, है कि नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। इसमें कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स क्या, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, है कि नहीं। इन सब का जब अगर हम लोग मास को फिक्स रखते हैं, हियर इन केस वी हैव फिक्स द मास ऑफ बट नाइट्रोजन, तब हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन का मास का रेशियो एक सिंपल होल नंबर बेयर करता है, 1:2, 1:3, 4:5, है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉ की तरफ हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट लॉ क्या है, गैलुसक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये लॉ क्या कहता है, व्हेन गैसेस कंबाइन और आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर इन द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये लॉ ये कहता है कि कोई भी दो गैस अगर आपस में कंबाइन करके एक नया कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, तब वो दो गैस एक सिंपल रेशियो में रहता है उन सब का वॉल्यूम। ये जो गैस का जो दो गैस कंबाइन करके नया कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा, वो दो गैस का वॉल्यूम एक सिंपल रेशियो में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो क्या है, 2:1, है कि नहीं। तो सिंपल रेशियो मेंटेन हुआ, लेकिन उसमें जो कंडीशन रहना पड़ेगा कंबाइन होते वक्त, वह क्या, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो अभी हम लोग लास्ट लॉ पे चलते हैं। लास्ट लॉ यानी कि एवोगाड्रोस लॉ। ये लॉ क्या कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कोई भी गैस ए बी सी या तो एक्स वाई जेड, कोई भी, इन सब का वॉल्यूम अगर सेम रहेगा, वॉल्यूम भी, सभी का वॉल्यूम भी, सभी का वॉल्यूम भी, सभी का वॉल्यूम भी, इसका भी वॉल्यूम भी, इसका भी वॉल्यूम भी, सभी का वॉल्यूम भी अगर होता है, तब इन सब में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेगा। अगर इसमें n रहेगा, इसमें भी n रहेगा, इसमें भी n रहेगा, तो इसमें भी n रहेगा, सभी में सेम रहेगा। जिसके वजह से ये लॉ ये कहता है जितना भी गैस लो, कोई भी गैस लो ऑफ डिफरेंट टाइप्स, उन सब का अगर वॉल्यूम सेम रहेगा, तब उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम रहेगा। ठीक है, तो ये 5 लॉ हम लोगों ने समझा है। ठीक है, क्या था वो 5 लॉज, लॉ ऑफ conservation of masses, law of definite proportion of constant composition, law of multiple proportions, Gay-Lussac's law of gaseous volumes, and lastly Avogadro's law। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है यहाँ तक सीमित है। आशा करता हूँ आप लोगों को सब कुछ समझ में आया। अगर कुछ समझ में नहीं आया, अगर कुछ डाउट है आप लोगों के बीच, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूँ, या जो डाउट वगैरह आए आपके बीच में, आप लोगों के बीच में, उसे मिटा सकूँ। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।